सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एएनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो रहने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये है इसका यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ में। एक यूनिट दूसरी वाली जो है वो है कि सामुदायिक स्वास्थ्य चर्चा, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस कहते हैं। हमने जो इससे पहले वीडियो मैंने डाला था वो फर्स्ट यूनिट था, तो उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसको मैं कवर कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाली है वीडियो आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सब सेंटर, जिसको हम उप स्वास्थ्य कहते हैं, केंद्र पर एएनएम के क्या कार्य होते हैं। तो ये जो है जितनी मतलब जो सामुदायिक स्वास्थ्य चर्चा सेकेंड यूनिट है उसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें कवर है। तो अगर आप लोग वो यूनिट नहीं भी पढ़े हैं तब भी यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लेंगे तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जो होता है उप स्वास्थ्य केंद्र, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सब सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो जो सब सेंटर होता है वो 5000 की जनसंख्या को कवर करता है, जिसमें से कि 3000 जो जनसंख्या रहता है वो हिली एरिया, मतलब जहाँ पे मैदानी क्षेत्र ना होकर जहाँ पर पर्वतीय इलाका रहता है वहाँ पे 3000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। वहीं बात करें अगर मैदानी क्षेत्र पर, तो मैदानी क्षेत्र पर 5000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है और एक सब सेंटर पे एक एएनएम जो होती हैं वो कार्य करती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एएनएम का क्या कार्य होता है उप स्वास्थ्य केंद्र पर। इसको जो सब सेंटर होता है उसको हम हिंदी में उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम से जानते हैं। तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम जो होती हैं वो गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व एएनसी और पीएनसी देखभाल करती हैं। और सब सेंटर को एक ही वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाई भी हूँ, आप लोग वहाँ पे भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो एक एएनएम जो होती है, एएनसी का मतलब होता है कि जब बच्चा मतलब जब महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट रहती है, और जो पीएनसी का मतलब होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद का जो समय रहता है। तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो एक एएनएम होती हैं वो क्या करती हैं कि गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, ये सब काम उनका होता है। वह बच्चे के पोषण स्वास्थ्य संबंधी सलाह देने के साथ साथ उनका नियमित टीकाकरण भी करती हैं। आप लोगों को भी पता है कि जो एक एएनएम होती हैं वो लोग क्या करती हैं कि टीकाकरण करने का उनका मेन उद्देश्य यही होता है, टीकाकरण करना। और वो स्वास्थ्य केंद्र पर मतलब उप स्वास्थ्य पर टीकाकरण करने का कार्य करती हैं। एएनएम योग्य दंपत्ति को पंजीकृत कर उन्हें परिवार नियोजन की सलाह एवं गर्भ निरोधक सामग्री वितरित करती हैं। तो योग्य दंपत्ति का मतलब होता है कि ऐसे कपल जो कि मतलब जो ऐसी अवस्था में है जो बच्चे को के मतलब जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं महिलाएं, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, ऐसे जो पुरुष होती हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो प्रेगनेंसी मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो उनको हम योग्य दंपत्ति कहते हैं। उनको पंजीकृत करती हैं और उन्हीं लोगों को परिवार नियोजन के बारे में सलाह देती हैं, क्योंकि परिवार नियोजन काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर किसी का भी एक बच्चा हो गया फिर 2 बच्चा हो गया है तो उसके बाद परिवार नियोजन की सलाह देना काफ़ी ज़रूरी होता है कि आगे बच्चे और ना हों। तो यह छोटी और क्या इनका कार्य होता है कि यह छोटी छोटी बीमारियों का प्राथमिक उपचार करती हैं तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु सूचना देती हैं। तो जैसे कि बीमारी, कोई भी कम्युनिकेटेड बीमारी अगर जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, ऐसी कोई बीमारी अगर समुदाय में आ जाती है तो उसका रोकथाम किस तरीके से करना है उसके बारे में भी एएनएम का कार्य होता है कि लोगों को सूचना देना। नेक्स्ट इनका कार्य क्या होता है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना तथा आवश्यक स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं रजिस्टर बनाए रखना, उसका कार्य करना। तो जैसे भी किसी के बच्चे का जन्म हुआ या फिर गांव में किसी की मृत्यु हुई तो उसका पंजीकरण करना आवश्यक होता है, जिससे कि डाटा बना रहे कि हाँ इस यहाँ पे इस समुदाय में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मतलब कब कौन बच्चा हो रहा है, कि जनसंख्या को नियमित बनाए रखने और उसका डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ये जरूरी होता है। तो ये कार्य भी एक एएनएम का ही होता है।
वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं उच्च जोखिम वाले मामले जैसे कि हाई रिस्क केसेस को समय पर सही केंद्र पर रेफर करती हैं। अब जैसे कि कोई भी बीमारी कोई भी आता है उनके पास, तो वो अगर जैसे ऐसा रहता है कि वो क्रिटिकल केस है तो उनको रेफर करने का मतलब और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या फिर और बड़े हॉस्पिटल में भी रेफर करती हैं कि आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर दिखाइए, आपका इलाज हो सकता है। तो ये सब कार्य भी जो होता है वो भी एक एएनएम का होता है। नेक्स्ट कार्य जो है कि समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाना और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का निष्पादन करना। तो समुदाय जो होता है उसमें स्वास्थ्य संबंधी मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में लोगों को बताती हैं कि क्या क्या कार्य करने से हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो जागरूकता फैलाने का कार्य इनका होता है। और जितने भी स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, तो उसमें लोगों की सहायता करती हैं कि हाँ कि किस तरीके से मलेरिया को रोका जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आ गया तो उसके बारे में लोगों को बताती हैं। तो इस सब का भी कार्य का उनका जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित अल्मा आटा घोषणा पत्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्हाट इज द अल्मा आटा डिक्लेरेशन रिगार्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। तो अल्मा आटा सम्मेलन सबसे पहले आपको याद करना है कि कब हुआ था। तो अल्मा आटा जो आयोजन हुआ था वो 1978 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ये आपको याद करना है। और इसमें 2000 एडी तक सभी के लिए स्वास्थ्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया। मतलब अल्मा आटा जो सम्मेलन हुआ था वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हुआ था, कजाकिस्तान में हुआ था, ये घोषणा हुई थी, ठीक है। और इस घोषणा में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया था। मतलब ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है लोगों को मिल सके, इसी के लिए ये जो अल्मा आटा सम्मेलन हुआ था मेन इसका टारगेट यही था कि लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। इसमें लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल में स्वयं की जिम्मेदारी और भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया था। मतलब जो ये अल्मा आटा सम्मेलन था इसमें ये ऐसा नहीं था कि हाँ दूसरा कोई इसमें सरकार खर्चा वहन करेगी या फिर कोई और आकर आपको स्वास्थ्य सुविधाएं देगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसमें लोग स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपना स्वयं का देखभाल करें और जो समुदाय में लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करें प्राथमिक स्वास्थ्य देने में। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल में तालमेल और सहयोग बढ़ाने का एक प्रयास था। मतलब जैसे कि अगर किसी को भी कुछ हुआ है तो अगर उसका जो समुदाय में उसके लोग हैं वो लोग सहयोग करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उनको देते हैं, तो ऐसा क्या होगा कि सहयोग बढ़ेगा और उनके अंदर भी तालमेल बनेगा, है ना। तो इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों की आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार सुलभ बनाना तय था। मतलब जितनी जिसकी आमदनी होगी जिस समुदाय की उसी तरीके से उसको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। तो यही है ना कि इसमें कोई सरकार खर्च वहन नहीं करती। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की मजबूत नींव रखी गई थी। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे वहीं पर इसका मतलब नींव रखा गया कि यहीं से इसका जन्म होगा और लोगों को बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय में प्रचलित लाभदायक एवं हानिकारक घरेलू उपचार लिखिए। तो समुदाय में कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जो कि हानिकारक भी होती हैं और कुछ होती हैं जो लाभदायक होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो समुदाय में नीम, तुलसी और यूकेलिप्टस की पत्तियों का प्रयोग खांसी, जुकाम तथा संक्रमण दूर करने में लाभदायक होता है। ये बात सही है। जैसे समुदाय में बहुत लोग नीम की, अगर किसी को संक्रमण हुआ है या फिर खांसी या फिर जुकाम हुआ है तो वो लोग क्या करते हैं कि नीम के पत्ते का यूज और तुलसी का और यूकेलिप्टस की पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये लाभदायक होता है, ये अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है कि पेट के कीड़ों के लिए पपीते का बीज तथा दस्त में छाछ व हींग, अजवाइन का उपयोग ये भी असरदार माना जाता है। तो समुदाय में ये भी आप लोग चीज़ें देखते होंगे कि घरेलू नुस्खे लोग अपनाते हैं। तो ये जो नुस्खा है वो असरदार होता है, लाभदायक होता है। करेला और गिलोय का रस मधुमेह और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी घरेलू नुस्खा है। तो अगर किसी को आप लोग देखते होंगे कि किसी को मधुमेह हुआ रहता है तो उसको क्या कहते हैं सब लोग, करेला का जूस, गिलोय का रस, ये सब देते हैं। तो ये भी लाभदायक होता है। वही बात करें कि हानिकारक कौन कौन सा होता है। तो हानिकारक अभ्यास में खुले में शौच जाना, जो कि सब लोग जाते हैं। नवजात शिशु जब होता है तो उसके अम्लाइकल कॉर्ड पर गोबर लगाते हैं, मिट्टी लगाते हैं, जबकि इससे टिटनेस हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो होता है ये हानिकारक
हानिकारक होता है। दूसरा क्या है कि नवजात शिशु को गर्म लोहे से दागना या आँख कान में असुरक्षित वस्तुएं डालना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि दाग दो मतलब पहचान हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हानिकारक नुस्खा है। दूसरा है कि घाव पर गंदा कपड़ा या राख बांधना संक्रमण, जैसे कि किसी को अगर चोट लग जाती है तो जल्दी से लोग कपड़ा बांधने लगते हैं या फिर उस पर राख डालने लगते हैं कि ब्लड तब नहीं बहेगा, लेकिन इससे टिटनेस होने का खतरा रहता है। ये तो हानिकारक है इस वजह से। और एएनएम का कर्तव्य है कि वह समुदाय को लाभदायक नुस्खे अपनाने और हानिकारक प्रथाओं को बंद करने की सलाह दें। मतलब जितने भी वो पहले आप जाएं वहाँ पे पूछें कि हाँ आप लोग क्या क्या ऐसे यूज करती हैं, क्या घरेलू उपाय हैं इसके, तो जब वो लोग बताएं कि तो आपको उसमें से पता करना है कि ये हानिकारक है और ये लाभदायक है, उनको बताना है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में आचार संहिता का क्या मतलब, नर्सिंग में आचार संहिता क्या है। तो देखिए, नर्सिंग नैतिकता एथिक्स वह सिद्धांत या नियम है जो नर्स के पेशेवर व्यवहार और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। तो आपने जाना कि ये क्या होता है कि ये उनके व्यवहार को, उनके कर्तव्य को नियंत्रित करता है कि वो जैसे कि कभी कभी क्या होता है, नर्स अपने आप को डॉक्टर समझने लगती हैं, तो एथिक्स जब यूज होता है तो एथिक्स में वो अपने कर्तव्यों को जान पाती हैं कि हमारा कर्तव्य कहाँ तक है, हमारा काम कहाँ तक है, कि हमें लिमिट पता होती है कि हमारे लिमिटेशन कहाँ तक है। यह नर्सों को मरीज के अधिकारों की रक्षा करने और अपने काम को ईमानदारी से करने का मार्गदर्शन देती है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद, जिसको ICN कहते हैं, ने नर्सों के लिए नैतिक नियमों और मानकों को स्पष्ट ढांचा, मतलब जो ढांचा है वो निर्धारित किया है कि नर्स कौन कौन से कार्य कर सकती हैं, कौन कौन से कार्य नहीं कर सकती हैं। इसके अनुसार नर्स को जाति, धर्म, लिंग, आयु या बीमारी के आधार पर बिना भेदभाव के सेवा करनी चाहिए। जैसे कि बहुत नर्सें क्या होती हैं कि अगर अपनी जाति पात का देखती हैं कि हाँ हमारी जाति का है तो हम इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दें, ये हमारी जाति का नहीं है तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें, इसको कम सब कुछ दें। तो ऐसा नहीं करना है। आप एक नर्स हैं तो आपको नर्स की निगाह में एक मरीज बस एक मरीज होता है, ना कि कास्ट या फिर लिंग से कोई असर पड़ना चाहिए। मरीज की व्यक्तिगत जानकारी और बीमारी के विवरण को पूरी तरह गोपनीय रखना। अगर कोई भी मरीज आपको कोई भी बता रहा है कुछ चीज़, अपनी चीज़ें, तो वो किसी से नहीं बताना है। अगर उसकी स्वास्थ्य से रिलेटेड है तो बस डॉक्टर से सलाह लेनी है। नर्स को अपनी पेशेवर क्षमता बनाए रखने के लिए निरंतर सीखने रखना चाहिए। मतलब उनको हमेशा सीखते रहना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी नई टेक्निक आ रही हैं, उनके बारे में हमेशा नए नॉलेज लेनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध और सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जैसे कि जो स्वास्थ्य टीम है उनके साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, संबंध सहयोग अच्छे तरीके से बनाकर चलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ कहीं भी गए तो आप लोग लड़ाई झगड़ा करके आप उधर हैं वो उधर हैं। तो स्वास्थ्य टीम के साथ अगर आपके संबंध अच्छे रहेंगे तो ही आप मरीज को अच्छा देखभाल कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मुलाकात या फिर होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो होम विजिट के बारे में है। तो देखिए, गृह मुलाकात का मुख्य उद्देश्य है कि परिवार को उनके प्राकृतिक घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं देना, और दूसरा है कि इसके द्वारा परिवार के स्वास्थ्य स्तर और उनकी संभावित बीमारियों का सही आकलन किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी बीमारी अगर किसी में भी फैल रही है तो अगर आप गृह भ्रमण करती हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बीमारी इनके अंदर हो रही है। ऐसे क्या होता है कि कई बार पेशेंट बताते नहीं कि हमें ये बीमारी हुई है, लेकिन जब आप गृह भ्रमण करती हैं तो इससे पता चल जाता है। यह बीमारियों से बचाव और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। जैसे कि कोई भी बीमारी हुई है तो उसका सही समय पे शिक्षा और मार्गदर्शन मिल जाता है। अगर आप होम विजिट करती हैं तो घरेलू परिस्थितियों में ही मरीजों को सही परिचर्या और देखभाल करने में सहायता मिल जाती है। मतलब घर पे ही हम उनको, आप होम विजिट कर रही हैं तो इससे क्या होगा कि उनको घर पे ही स्वास्थ्य सुविधाएं सारी मिल जाती हैं, उनको पता चल जाता है हाँ मुझे ये बीमारी हुई है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता और परिवार के बीच विश्वास का एक मजबूत और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है। जैसे कि अगर कोई भी हमारे घर हर रोज आता है, मतलब वीक में या फिर कैसे भी करके वो आता है, तो हमारा क्या होता है कि संबंध उससे अच्छा बन जाता है, हम लोग जानने लगते हैं उसको। और अगर ऐसे कोई नहीं आ रहा है तो हम लोग उससे उतना फाउंडेशन नहीं बन पाता है, तो हम लोग उससे कोई भी चीज़ खुल के नहीं कह पाते हैं ना। तो ऐसा स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मरीज के बीच में भी होता है। अगर मरीज के घर उनका आना जाना लगा रहता है तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मरीज के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाता है। इससे अस्पताल या क्लिनिक तक पहुंचने में असमर्थ रोगियों जैसे वृद्ध व गंभीर मरीजों की देखभाल संभव होती है। जैसे कि जो भी वृद्ध मरीज हैं
हैं या फिर गंभीर रूप से बीमार हैं तो वो अस्पताल नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप गृह भ्रमण करती हैं तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, इनको ये बीमारियाँ हुई हैं। आप उनको सलाह दे देती हैं कि आपको कहाँ दिखाना चाहिए, कहाँ नहीं दिखाना चाहिए, उनको भटकना नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट है कि यह परिवार के सदस्यों को स्वयं की स्वास्थ्य देखभाल के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। जो परिवार होते हैं वो स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं इस देखभाल से। गृह मुलाकात के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट? तो इसके सिद्धांत क्या है? तो गृह मुलाकात जो होता है वो हमेशा पहले से प्लान होना चाहिए कि हाँ, हमें किस टाइम किस दिन जाना है, और एक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए कि मतलब हमें इस बीमारी को लेकर टारगेट करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ गृह भ्रमण। ऐसे नहीं कि झोला उठाए चल दिए कि हाँ, आज मुझे गृह भ्रमण करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि आज आप गृह भ्रमण पे आ रही हैं, तो इस वजह से प्री प्लान होना चाहिए। और विजिट के दौरान एएनएम को हमेशा अपनी बैग टेक्निक का सही उपयोग करना चाहिए। एएनएम के पास एक बैग होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बीमारी से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो आप समुदाय में जाकर लोगों का इलाज, छोटी मोटी जो मतलब इलाज होते हैं वो कर सकें। तो इसके लिए एक बैग उनके पास होता है, तो उसका सही उपयोग करना भी उनको आना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का व्यवहार परिवार के प्रति दयालु और नम्र, सहानुभूतिपूर्ण और शिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड में रहे तो फिर जो मरीज रहेंगे या फिर परिवार वाले रहेंगे वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाएंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं उनका व्यवहार जो होगा वो दयालु पूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। और मुलाकात के समय परिवार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताएं जो होती हैं उनको ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी प्राथमिकता क्या है। ये नहीं कि उनकी आवश्यकता कुछ दूसरी चीज़ की है और आप किसी दूसरे टॉपिक पे, जैसे कि उनको कैंसर हुआ है तो आप टॉपिक पे बात कर रही हैं कि ट्यूबरक्लोसिस की, तो उससे उनका कोई भी लाभ नहीं होगा। इस वजह से जो भी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार बात करनी चाहिए। गृह मुलाकात में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब जितने भी उनके सदस्य हैं सबको शामिल करना चाहिए कि हाँ, आप सब लोग सुनो। ये नहीं कि एक दो लोग सुने, जितने परिवार के सदस्य अगर सब लोग सुनेंगे तो सब लोग के अंदर थोड़ी थोड़ी शिक्षा जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा ही एजुकेटेड होंगे वो लोग। विजिट के दौरान प्राप्त सभी जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी के भी घर गए, देखिए आप कुछ भी पता पाएँ तो आप लोगों में बांटें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बल्कि उनकी जो जानकारियां हैं, अगर कोई आपको जानकारी बता रहा है तो उसको गोपनीय रखना चाहिए। मुलाकात पूरी होने के बाद निष्कर्षों और दी गई सेवाओं को स्पष्ट रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। मतलब जो भी आप जब होम विजिट कर लें तो आपको एक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट भी रखना होता है कि हमने कहाँ कहाँ पे किसके किसके घर हम गए, कौन कौन सी हमें बीमारियों के बारे में पता चला, इसके बारे में भी एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय परिचर्या में बैग टेक्निक क्या है? तो समुदाय परिचर्या में बैग टेक्निक क्या होता है इसके बारे में। तो बैग टेक्निक जो होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका है जिससे संक्रमण को रोका जा सकता है। मतलब बैग किस तरीके से रखना है, किस तरीके से बैग का यूज करना है, किस तरीके से खोलना है, इस सब के बारे में है इसमें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपको बैग टेक्निक का सही चीज़ें पता होंगी कि किस तरीके से इसका यूज करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, तो संक्रमण से बचा जा सकता है। जो कम्युनिटी बैग होता है वो कैनवास या चमड़े का हल्का थैला होता है जिससे आवश्यक उपकरण एवं दवाएं रखी जाती हैं। बैग को इस्तेमाल करने से पहले समतल स्थान पर अखबार, प्लास्टिक सीट बिछाकर ही नीचे रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? जिससे कि बैग आपका गंदा ना हो, नहीं तो आप कहीं भी रख देंगे तो आपका बैग गंदा हो जाएगा। बैग खोलने से पहले और काम खत्म करने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोना अत्यंत आवश्यक होता है। इस वजह से क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि विसंक्रमित हो जाएं, मतलब ऐसा ना हो कि बैग में जो चीज़ें हैं वो संक्रमित हो जाएं। बैग में 2 पॉकेट बाहरी और आंतरिक होती हैं ताकि साफ और गंदे उपकरणों को अलग रखा जा सके। तो जो साफ चीज़ें हैं उनको अलग रखना है और जो गंदी चीज़ें हैं उनको अलग रखना है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य मरीज का स्वच्छ, संक्रमण मुक्त देखभाल प्रदान करना है। जैसे कि अगर आप कहीं भी किसी को कोई भी स्वास्थ्य सुविधा दी और वही दूसरे को भी दे दी और वो उसी में मिक्स हो गया तो क्या होगा कि दूसरा जो मरीज है उसको पहले से जो बीमारी थी ये दूसरी बीमारी भी लगने का खतरा रह सकता है। इस वजह से ऐसा किया जाता है। यह समय और ऊर्जा की बचत करते हुए सुचारू रूप से घरेलू उपचार में नर्स की सहायता करता है। तो जैसे अगर आप बैग लेकर जाती हैं तो घर पे ही आप उनको जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका इलाज कर सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिटी बैग की बाहरी और आंतरिक जेब में कौन कौन सी सामग्रियां रखी जाती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर आप लोग याद कर लेना कि बाहरी और जो आंतरिक जेब होती है उसमें कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है। तो बाहरी जेब में क्या होता है, तो बाहरी जेब में हाथ धोने का सामान जैसे कि साबुन हो गया, साबुनदानी हो गया, तौलिया हो गया और टाक पाउडर हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, मतलब आप ये समझिए कि हाथ धोने के सामान जो होते हैं वो बाहरी थैले में रखे जाते हैं। इसके अलावा बाहरी पॉकेट में समाचार पत्र, अखबार और प्लास्टिक थैली भी रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है, जैसे कि आप कहीं भी गए तो तुरंत आपको अंदर खोजना ना पड़े, तुरंत पहले प्लास्टिक सीट निकालें, बिछाएं, उसके बाद उसके ऊपर बैग को रखना है। आंतरिक जेब में सभी चिकित्सकीय उपकरण और परीक्षण सामग्रियाँ रखी जाती हैं और इसमें जैसे कि धमनी चिमटी, आर्टरी फॉरसेप हो गया, साधारण चिमटी हो गई, कैंची हो गया, किडनी ट्रे हो गया, ये सब रखा जाता है। इसमें मुख्य मौखिक एवं गुदा तापमान मापने वाले थर्मामीटर होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब रखे जाते हैं। अन्य सामग्री में जैसे कि कॉटन के स्वैप होते हैं, जैसे कि किसी को अगर चोट लगी है तो उसकी ब्लड वगैरह साफ करने के लिए, पट्टी बैंडेजिंग के लिए, बैंड करने के लिए, सिरिंज, सुई, स्प्रेट और डेटॉल की शीशियाँ भी संक्रमित करने के लिए होती हैं कि डेटॉल है अगर तो किसी को चोट लगा है तो उसको भी संक्रमित आप कर सकें। और बाहरी और आंतरिक पॉकेट की सामग्रियों को अलग रखने में क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है, मतलब तो इन्फेक्शन जो होता है वो फैलने का खतरा कम रहता है। इसी वजह से ये ऐसा बनाया जाता है कि बाहरी थैले अलग हों और आंतरिक थैले अलग हों और उनमें सामान भी डिवाइड रहते हैं कि बाहरी में कौन से सामान रखने हैं और आंतरिक में कौन से सामान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्सिंग उपकरणों की देखभाल एवं विसंक्रमण की विधियाँ लिखिए। तो इस्तेमाल किए गए उपकरण को पहले ठंडे पानी से धोकर खून व गंदगी को साफ कर लेना चाहिए, ये तो आपको भी पता है। और धातु के उपकरण जैसे कि कैंची हो गया, चिमटी हो गया, उसको 20 मिनट तक उबलते पानी में रखकर विसंक्रमित किया जाता है। जैसे कि ऐसे वो विसंक्रमित जो कीटाणु लगे रहते हैं वो नहीं होते, इस वजह से 20 मिनट तक पानी में रखकर उनको विसंक्रमित किया जाना चाहिए, उबालना चाहिए उनको। रबर की वस्तु जैसे कि कैथेटर हो गया और ट्यूबिंग हो गया को पानी उबलने के बाद डालकर केवल 10 मिनट तक उबाला जाता है। इस वजह से क्योंकि जो पानी मतलब रबर की चीज़ें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपस में सिकुड़ जाएंगी जब, तो फिर दोबारा यूज के लिए वो नहीं रहेंगी, इस वजह से उनको ज़्यादा देर तक नहीं, बस 10 मिनट तक ही रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि थर्मामीटर का उपयोग के बाद डेटॉल या एंटीसेप्टिक घोल जो होता है 1:20 में डुबाकर अच्छी तरह से साफ करते हैं इसको। अगर हम मरकरी जैसे कि जो थर्मामीटर होता है उसको पानी में इसलिए नहीं उबालते हैं, अगर उबालेंगे तो मरकरी ऊपर चढ़ जाती है और सही रीडिंग नहीं देती है और उसके टूटने का भी डर रहता है, इस वजह से इसको हम सेवलॉन हो गया या फिर एंटीसेप्टिक कोई घोल हो गया, डेटॉल हो गया, उसमें साफ करते हैं। ड्रेसिंग सामग्री व कॉटन के पैड्स को भाप विधि जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं ड्रम में विसंक्रमित किया जाता है और उपकरणों को सुखाकर सही स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए ताकि वे जंग लगने या खराब होने से बच सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप धूलें और कहीं भी रख दिए तो फिर नमी वाले स्थान पे क्या होगा, जंग लगने का खतरा रहता है, तो उसको साफ करके पोंछ के अच्छे तरीके से अच्छे स्थान पे रखना चाहिए। नियमित देखभाल से उपकरण लंबे समय तक प्रयोग में रहते हैं और मरीज जो होता है वो उसको संक्रमण किसी भी तरीके का नहीं होता है। तो इसी वजह से क्या किया जाता है कि स्टरलाइजेशन की टेक्निक को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह मुलाकात में एनम की क्या भूमिका है। अच्छा, ये चीज़ें मैंने पहले भी बता दिया है तो आप फिर से देख लें। गृह मुलाकात में एनम की भूमिका है कि एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में परिवार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और इतिहास का संकलन करती हैं, मतलब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखती हैं। भाई जाएंगी उतनी दूर तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट रखेंगी ही। और दूसरा है कि वह गर्भवती महिलाओं और शिशुओं जो होते हैं उनकी नियमित जांच करती हैं, वजन करती हैं, टीकाकरण करती हैं। इससे पता हो जाता है कि हाँ किसका वजन कम हो रहा है, किसका वजन घट रहा है, मतलब हेल्थ स्टेटस हम कह सकते हैं वो पता चल जाता है। वह घर के सदस्यों को स्वास्थ्यप्रद आदतें, पोषण और व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में शिक्षित करती हैं। ऐसे होता है कि अगर आप सब सेंटर पे बुलाते हैं तो 1 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, पूरी फैमिली मेम्बर नहीं आएंगी, लेकिन आप जब घर पे जाती हैं तो आपको पूरी फैमिली मेम्बर मिल जाती है और इससे पूरी फैमिली को आपको शिक्षित करने का मौका मिल जाता है। एनम गंभीर बीमारी जैसे कि क्षय रोग हो गया, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह आदि से पीड़ित मरीजों का देखभाल करती हैं, ना कि इलाज करती हैं। इलाज डॉक्टर करते हैं बल्कि उनका ये जो देखभाल होता है वो काम करती हैं, ठीक है। तो 5वां है कि वह बीमार व्यक्तियों की
मतलब प्राथमिक देखभाल करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नज़दीकी अस्पताल में रेफ़र भी करती हैं। जैसे कि जो भी पीड़ित होते हैं उनका देखती हैं, अगर जहाँ तक हो सकता है तो वो इलाज करने की कोशिश करती हैं और अगर लगता है कि मामला ज़्यादा गंभीर है तो उनको रेफ़र भी करती हैं। ऐसा नहीं कि खुद ही लेकर पड़ी रहें। परिवार के स्थानीय संसाधनों, मतलब जो परिवार होते हैं, जो भी स्थानीय संसाधन होते हैं, उनके सही उपयोग के बारे में और स्वस्थ रहने की सलाह भी देती हैं कि कौन कौन से संसाधन हैं जो आपको उपलब्ध है फ्री में, ये सब भी बताने का कार्य एनम करती हैं। और समुदाय में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की निगरानी करना और उनकी रोकथाम के उपाय करना और उसकी मुख्य भूमिका होती है। मतलब जैसे कि समुदाय में अगर कोई भी बीमारी फैल रही है, संक्रमण फैल रहा है, तो उसका रोकथाम किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से क्या इलाज होते हैं उसके, तो उसके बारे में भी एक एनम जाकर समुदाय में लोगों को शिक्षित करती हैं। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक और ये हमारा कंप्लीट होता है। वन शूड रिवीजन ये वीडियो है और कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस की ये वीडियो यूनिट 2 कंप्लीट होती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अगर आप यही पढ़ लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मैं सच में बता रही हूँ कि ऐसी वीडियो या फिर ऐसी वीडियो आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट देखने को क्या कि एनम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों को कोई पढ़ाता ही नहीं है। पढ़ाते हैं लोग तो वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को पढ़ाते हैं। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं जो चीज़ें मैं फेस की हूँ वो आपको ना फेस करना पड़े। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी सारा आपका यूनिट कंप्लीट कर दो, जिससे आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा कर सकें। जो लोग क्लासेस नहीं लेते हैं या फिर जिसके यहाँ क्लासेस नहीं चलती हैं, बहुत लोग कॉलेज ऐसे हैं कि क्लासेस नहीं, मतलब टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर जिसके टीचर्स नहीं अच्छे से पढ़ाते हैं, जो बाहर रहते हैं, कहीं और रहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। वो लोग अगर क्लास नहीं लिए हैं कभी भी तो भी वो देख लेंगे तो उनके लिए ये सफिशिएंट रहेगा वीडियो। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अब हम नई यूनिट, दूसरी यूनिट जो थर्ड वाली यूनिट है उसको कवर करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनम सेकेंड ईयर का जो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का सारा यूनिट है वो मैं कवर कर चुकी हूँ और उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो कंप्लीट देख सकते हैं। मिडवाइफरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और इसके अगर आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं तो मॉडल पेपर की भी वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनम फर्स्ट ईयर वालों की मॉडल पेपर की वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।